जानती हो एलिस, हिंदू संस्कारों के अनुसार विवाह के पश्चात नववधु का उसके नए घर अर्थात उसके ससुराल में उसका गृह प्रवेश होता है। उसके पश्चात वो घर जितना वर का होता है उतना वधु का भी हो जाता है। तुम तो कई वर्षों तक यवन में रही हो ना अपने नानाश्री के साथ, इसलिए तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं होगा, पर अब तुम इन सारी बातों को समझ जाओ। हाँ, एक बात और। क्या? गृह प्रवेश की रस्म के दौरान एक बहन अपने भाई से जो भी भेंट चाहती है ना मांग सकती। तो आज तुम्हारे पास में स्वर्णिम अवसर है, तुम्हारे भैया राजकुमार बिंदुसार से जो भेंट चाहती हो ना मांग लो। मेरी इच्छा थी कि विवाह की सारी विधि नंदिनी के हाथों हो, लेकिन वो तो हेलेना ने कर दी है, तो क्यों ना हम घर प्रवेश की विधि नंदिनी के हाथों करवाएं? चलो अच्छा ही है। वहां नंदिनी जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म करेगी, बिंदुसार तमाशा खड़ा करेगा और मैं इस पूरे तमाशे का मजा लूंगी। हाँ हाँ दादी, मेरे मन में भी यही बात थी, मैं स्वयं भी यही चाहती हूँ। आए। रुकिए, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आप अपनी वधु को लेकर अपनी बहन को बिना भेंट दिए कैसे अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या भेंट देंगे आप अपनी बहन को? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री मगध की राजकुमारी को भला मैं क्या भेंट दूं? आपके पास तो कीमती आभूषण, वस्त्र, इस संसार की प्रत्येक विलासिता है। बस भैया, आप इस प्रकार के बहाने हमसे ना कीजिए। चुपचाप आप हमारी भेंट दीजिए। हमारी ननद सही कह रही है, उनका अधिकार है, भेंट तो आपको देनी चाहिए। देखा, हमारी भाभी हमारी तरफ है। निकालिए भेंट। ठीक है। हमारी प्यारी सी बहन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा भेंट है, किंतु वो इतना विशेष है कि हम सबके समक्ष नहीं बता सकते, किंतु उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। हमारी प्यारी बहन से विवाह करने के लिए राजकुमार कार्तिकेय ने स्वीकृति दे दी है। भैया शुक्रिया, आज भी बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे इस संसार की सबसे कीमती भेंट मिली है। यानी ऐसा क्या भेंट दे दिया एलिस को? मैं भी विचार कर रहा हूँ, ऐसा क्या दे दिया? किंतु ये भाई बहन के बीच की बात है, हमारे समझ में नहीं आएगी। अब आपको और हमारी भाभी को इस महल में प्रवेश करने की अनुमति है और स्वागत भी है। अरे रुकिए, मेरी भेंट कहाँ है? राजकुमार एडोनिस, ये भेंट की रस्म केवल बहनों के लिए है, भाइयों के लिए नहीं। अडोनिस, तुम मीना हर रस्म गलत करते हो। लेकिन ये बात तो गलत है ना, एलिस को भेंट मिला और मुझे नहीं। लेकिन मैंने तो सोच लिया, मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक सुंदर सी राजकुमारी से मेरा विवाह करा दो। अडोनिस, ये भेंट तुम्हें बिंदुसार तो क्या बल्कि इस दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता। नंदिनी, घर प्रवेश करो। मैंने पहले ही सबको चेतावनी दी थी कि मेरे विवाह की कोई भी रस्म इस स्त्री के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पर केवल मेरी बड़ी मां का अधिकार है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करने का अर्थ यह नहीं कि आपने मेरी मां का स्थान ले लिया। आप उनके लिए भले ही उनकी पत्नी होंगी, किंतु मेरे लिए मेरी मां नहीं, और ना ही आप कभी मेरी मां का स्थान प्राप्त कर पाएंगी। अच्छा, चलिए शुक्र है कि आपने सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी तो माना इन्हें कम से कम। किंतु आप मुझे एक बात बताइए राजकुमार कि यदि ये सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी है तो क्या आपकी माँ नहीं? ये आपकी माँ है। यदि ये इस राज्य की महारानी है तो आपकी माँ भी है। धर्मा, चुप हो जाइए। ये क्या बोले जा रही हैं आप? नहीं माँ, आप आज मुझे मत रोकिए। संसार में हर वस्तु
आपके मानने या ना मानने से नहीं होती राजकुमार। सौभाग्यवश ये प्रकृति आपके अनुसार नहीं चलती। ये वर्षा, ये जल, ये आकाश आपकी अनुमति पर निर्भर नहीं करते। और वही प्रकृति ये संकेत दे रही है कि ये सम्राट की पत्नी है और आपकी माँ। और अपने पुत्र के विवाह की कोई भी रस्म करने का जितना अधिकार किसी की भी माँ को होता है, उतना अधिकार इनका भी है। किस बात के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं आप इनसे? किस बात ने आपको इनसे इनके माँ होने का अधिकार छीनने के लिए विवश किया है? क्योंकि इन्होंने आपको जन्म नहीं दिया, किंतु एक माँ की भांति प्रेम तो अपार किया है ना राजकुमार। बस कीजिए आप। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक राजकुमार से बात कर रही हैं? नहीं माँ, आप आज मुझे मत रोकिए। धर्मा बस। और एक शब्द नहीं, ये महारानी नंदिनी का आदेश है। अब तुरंत यहाँ से चली जाइए। नववर वधू के गृह प्रवेश की रस्म मुख्य महारानी हेलेना के हाथों ही की जाएगी, जैसा कि राजकुमार बिंदुसार चाहते हैं। दासी, आप आरती की थाल लाइए। नववधू के गृह प्रवेश की रस्मों में कोई भी अड़चन उचित नहीं। ये लीजिए मुख्य महारानी हेलेना, नववर वधू के गृह प्रवेश की रस्में आप ही पूर्ण कीजिए। घर में नववधू के चरण पड़ना लक्ष्मी के आने का संकेत होता है, जिसका प्रतीक होता है उसके कुमकुम के रंग से रंगे हुए पैर, जो बाहर से अंदर की ओर आते हैं और जो घर की खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। दासी, सुनो, मैं चाहता हूँ कि इस कक्ष को सुंदर तरह से सजाया जाए। 10 वर्ष बाद नंदिनी इस कक्ष में आ रही है, तो इस कक्ष को उनके लिए तैयार करा दिया जाए। जो वस्तु जिस जगह 10 वर्ष पहले रखी थी उसे उसी जगह पर रख दिया जाए। कक्ष के कोने कोने को साफ कर दिया जाए, कहीं धूल नहीं होनी चाहिए, और पूरे कक्ष को जगमगा दिया जाए। धर्मा, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया? प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया। धर्मा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगा और अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा कि तुमने मुझे मेरे पुत्र की कमियों का भान करवाया। मुझे इस बात का आभास कराया कि मेरे पुत्र की परवरिश में बहुत कमी रह गई है। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। मैं सत्य कह रहा हूँ धर्मा। जब जब आपकी ओर देखता हूँ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है कि आपकी परवरिश मेरी नंदिनी ने की है, कि तुम्हें संस्कार मेरी नंदिनी ने दिए। धर्मा, तुम एक सशक्त व्यक्ति हो और उससे अधिक तुम एक अच्छी व्यक्ति हो। तुम्हें वो सारे गुण हैं जो मैं अपने पुत्र में चाहता था। और किसी ने सत्य कहा है कि गुणवान होने के लिए किसी को राज परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान गुणवान होता है वह स्वयं अपने भविष्य का निर्माण कर लेता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु यदि राजकुमार बिंदुसार आपके व्यक्तित्व का थोड़ा भी आत्मसात कर ले तो मगध की प्रजा को एक अच्छा शासक मिल जाएगा, जिस पर प्रजा विश्वास कर सके, जिसे प्रजा प्रेम दे सके, अपना आशीर्वाद दे सके। महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे लिए कोई आदेश?
आदेश नहीं धर्मा, आग्रह। आग्रह? कैसा आग्रह? अवश्य महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रणाम आचार्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ चंद्र, तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी थी। इस मानचित्र पर यहाँ जो 2 स्वर्ण चिन्ह रखे हैं, उस क्षेत्र को ध्यान से देखो। क्या अर्थ है इनका आचार्य? 10 वर्ष पूर्व महारानी नंदिनी के साथ जो दुर्घटना हुई थी वो मगध के इस क्षेत्र में हुई थी। नंदिनी यहाँ से नदी में गिरी थी, जो नदी इन राज्यों से बहते हुए इन 2 क्षेत्रों तक जाकर पहुंचती है। तो फिर इस रजत चिन्ह का क्या अर्थ? ये मगध के वे 2 क्षेत्र हैं जहाँ उस पुरोहित को अंतिम बार देखा गया था, जहाँ 3 दिन पूर्व और यहाँ 2 दिन पूर्व। ये दोनों राज्य तो विपरीत दिशा में है और एक ही दिन के अंतराल में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती है? उचित कहा तुमने चंद्र। जब वो पुरोहित एक दिन में 2 राज्यों के मध्य अंतर को तय ही नहीं कर सकता, तो एक दिन के अंतराल से वो 2 राज्यों में देखा कैसे जा सकता है? इसका तात्पर्य यही है कि हम जो सोच रहे थे वो उचित है। कोई तो रहस्य अवश्य है, कुछ ऐसा जो हमारे समक्ष है परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। वो पुरोहित जिसकी भी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति ये भली भांति जानता है कि हम उस पुरोहित को ढूंढ रहे हैं। और इस बात ही तो उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन होगा हमारे लिए। अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है चंद्र, अब हमें बस प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगला दांव वो व्यक्ति स्वयं खेलेगा। किंतु कैसे? तुम निश्चिंत रहो चंद्र, जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही करो। सभी राज्यों में समाचार पहुंचा दो कि महारानी नंदिनी जीवित है और 10 वर्षों पश्चात मगध लौटी हैं। शेष स्थिति पर मेरी दृष्टि है। अब मैं षड्यंत्र को समझ गया हूं। ठीक है आचार्य, जैसा आप उचित समझे, क्योंकि अब इस रहस्य को सुलझाना न केवल हमारे लिए पिता नंदिनी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मा, आप मुझसे रुष्ट है ना? मुझे इस प्रकार सबके समक्ष आपको डांटना नहीं चाहिए था। मेरी भूल है, परंतु मैं करती भी तो क्या, आप चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने आपको समझाया है ना धर्मा कि इस प्रकार राजकुमार के साथ विवाद मत कीजिए आप, परंतु आप तो उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गई थी। इसलिए क्या माँ? इसलिए आपने ये कह दिया कि ये महारानी नंदिनी का आदेश है और मैं वहां से चली जाऊं? मैंने? परंतु मैं कैसे? इसका अर्थ ये है माँ कि आपको धीरे धीरे सब स्मरण होने लगा है और कहीं ना कहीं आप ये मानने लगी हो कि आप ही महारानी नंदिनी हो। मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। मैं स्वयं को महारानी नंदिनी नहीं, ये मेरे मुख से कैसे निकल गया? अवश्य मैंने आपको चुप कराने के लिए ऐसे ही बोल दिया होगा, क्योंकि आप तो चुप ही नहीं हो रही थी। आप भी ना धर्मा, आपको उस समय क्या आवश्यकता थी राजकुमार से ऐसे बात करने की? व्यर्थ में विवाद इतना बड़ा हो गया। यदि ये बात महाराज तक पहुंच जाती तो फिर से पिता और पुत्र के बीच में विवाद हो जाता। उनके संबंध तो पहले से ही ठीक नहीं। और माँ, पहले का तो ज्ञात नहीं, किंतु महाराज ने जब से अपने रक्त से आपकी मांग भरी है तब से आप उनकी पत्नी और यहाँ की महारानी बन चुकी हैं। अब आप उनकी पत्नी हैं और इस मगध ने भी आपको महारानी के रूप में स्वीकार कर लिया है। माँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। नियति भी यही चाहती है कि आप अपने स्थान पर लौट आइए। तभी तो जो बात आप स्वीकार करने से झिझक रही थी वो स्वयं ही आपके मुख से निकल आई। माँ, परंतु राजकुमार बिंदुसार तो ऐसा नहीं चाहते ना धर्मा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण उन्हें कोई पीड़ा पहुंचे। आप किस मिट्टी की बनी है माँ? राजकुमार बिंदुसार आपका इतना अपमान करते और आप उन्हें कुछ बोलती ही नहीं। पता नहीं धर्मा, परंतु बचपन से जब भी आप मुझसे रुष्ट हुई है ना, मुझे कभी भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। पता नहीं क्यों, उसी प्रकार राजकुमार बिंदुसार की बातों का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय महाराज वहाँ उपस्थित नहीं थे, अन्यथा व्यर्थ में ही बड़ा सा विवाद हो जाता। अभी महल में कई सारी रस्में शेष हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसी छोटी मोटी बातों से विवाद हो जाए। अब आप इस बात को भूल जाइए। आइए। अरे हाँ माँ, महाराज से याद आया कि आपको महाराज ने अपने कक्ष में बुलाया है। अपने कक्ष में?
हाँ, इस समय क्या कार्य हो सकता है? मेरा तात्पर्य ये था कि आज से आप वहीं रहेंगी। क्या? ये कैसे संभव है? मैं महाराज के कक्ष में उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? ये संभव है। अभी अभी हमारी इस विषय में बात हुई कि आप महारानी नंदिनी हो और राजकुमार के विवाह के अवसर पर अनगिनत अतिथि उपस्थित हैं। यदि आपको दासी आवास में देखेंगे तो वह महाराज के विषय में क्या सोचेंगे? महाराज को कितना अपमानित होना पड़ेगा। माँ, आप जाइए माँ। हाँ माँ, अब जाओ। धर्मा, ये सब क्या है? माँ, ये सब आपके लिए। महाराज ने आपकी मांग में सिंदूर भरकर आपको पत्नी का स्थान तो दे दिया, किंतु आज सही मायने में आपका गृह प्रवेश होगा। आइए माँ। पता है माँ, इस कक्ष की एक एक वस्तु महाराज ने स्वयं सजाई है। माँ, क्या अब भी आप यही कहेंगी कि आप यहाँ नहीं रहना चाहती हैं? माँ, महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने इतना पवित्र प्रेम कभी किसी का किसी के लिए नहीं देखा। प्रेम आपके जीवन में पुनः द्वार खटखटा रहा है। इसे जाने मत दो माँ, इसे अपना लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।